नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। समूचा देश अपने वीर पुरोधा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे उत्साह उल्लास के क्षणों में भी विघ्न डालने का काम करते हैं। बहुत से लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के सामने लाकर के खड़ा कर देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि दोनों एक दूसरे को कैसे डैमेज कर पाते हैं, पर ऐसा करने वाले यह भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन रंगून रेडियो से सुभाष बाबू ने ही दिया था। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की मौत की गुत्थी जो आज भी अनसुलझी है और समय समय पर हर राजनीतिक दल, हर राजनेता इसका लाभ उठाना चाहता है, उस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी यकीन नहीं था कि 75 साल पहले की हुई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस मारे गए थे। 18 अगस्त 1945 को नेताजी की वायुयान दुर्घटना में कथित मृत्यु की बात सबसे पहले सामने आई थी। बापू के साथ रहे पत्रकार शैलेंद्र चटर्जी ने विदुर प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पत्रिका के मार्च 1998 के अंक के पेज नंबर 17 से 20 पर गांधी जी के हवाले से ये बातें लिखी हैं, दर्ज की हैं। नेताजी की मृत्यु का रहस्य अभी भी गुप्त है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना के अधिकार के नियम के तहत कई बार मांगा गया, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक से ये सवाल पूछा जा चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2.5 दशक पूर्व 1995 में मास्को अभिलेखागार में 3 भारतीय शोधकर्ताओं ने चंद ऐसे दस्तावेज देखे थे जिनसे अनुमान होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कथित वायुयान दुर्घटना के 10 वर्ष बाद तक भी जीवित रहे। वे स्टालिन के कैदी के नाते साइबेरिया के श्रम शिविर में नजरबंद रहे। सुभाष बाबू के भतीजे सुब्रत बोस ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से इसके तफ्तीश की मांग भी की थी। इसी आधार पर टोक्यो के रणकोटी मंदिर में नेताजी की अनुमानित अस्थियां कलकत्ता लाने का लगातार विरोध होता रहा है। उनकी ताइवान में कथित वायुयान दुर्घटना में हुई मृत्यु के 8 दशक बीते हैं। अब प्रश्न ज्यादा ज्वलंत हो जाता है कि नेताजी की मौत की पहेली आज भी क्यों अनबुझी है। सुभाष चंद्र बोस जन्म शताब्दी समारोह समिति में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी दोनों थे। अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रभक्ति पर कोई शक नहीं किया सकता है। प्रणब मुखर्जी खुद पश्चिम बंगाल के थे, उसी इलाके के थे जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते थे। इस इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पूजा तक होती है। सवाल यह उठता है कि फिर ये दोनों महानुभाव अपने अधर क्यों नहीं खोल पाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद नई कम्युनिस्ट विरोधी रूसी सरकार ने अपने ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक करने शुरू कर दिए। इनसे स्टालिनवादी सरकार और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर बदलता रुख, भारत पर दबाव डालने के उनके तरीके, हिटलरवादी जर्मनी से पहले मित्रता फिर विग्रह, साम्राज्यवादी चर्चिल से स्टालिन की लंबी यारी आदि कई ऐसे पहलू उजागर हुए जो छुपे हुए थे। इसी परिवेश में अभिलेखागार में मिली सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी सूचना पर गौर करने की तलब होनी चाहिए। यह भारत के साथ द्रोह और इतिहास के साथ कपट होगा यदि नेहरू युग से चले आ रहे सुभाष बाबू के प्रति पूर्वाग्रहों और छल भरी नीतियों से मोदी सरकार के सदस्य और जननायक भी ग्रसित रहेंगे, निष्पक्ष जांच से कतराते रहेंगे। संभव है कि अगर विपरीत प्रमाण मिल जाए तो जवाहरलाल नेहरू का इतिहास में स्थान बदल जाए, उनके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत इतिहास को महसूस होने लगे। वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद एस सिंह ने नेहरू के समय में भी यह बात उठाई थी कि सुभाष चंद्र बोस ताइवान के समीप 18 अगस्त 1945 के अपराह्न 2 बजे वायुयान दुर्घटना में नहीं मरे थे। जापान के आसन्न पराजय के कारण सुभाष बाबू ने अपनी रणनीति संशोधित कर दी थी। संभवतः उनके मरने की अफवाह उनके किसी नई रणनीति का ही हिस्सा थी। इस कांग्रेसी सांसद ने धर्मयुग में एक लंबी लेखमाला भी लिखी थी। उस समय धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती हुआ करते थे। इन लेखों के अनुसार अपनी मृत्यु की खबर के बाद सुभाष चंद्र बोस जापान अधिकृत मंचूरिया के एक बौद्ध मठ में भिक्षु के लिबास में रहे। उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने के साल भर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संदेश भिजवाया कि उन्हें भारत लाने की व्यवस्था की जाए। इसका कारण यह था कि सुभाष बाबू पश्चिमी राष्ट्रों के लिए जर्मनी और जापान से सहयोग के कारण एक युद्ध अपराधी थे, वह मृत्युदंड के अभियुक्त भी थे। सोवियत संघ राष्ट्रवादी चीन के जनरल चियांग काई शेक के अलावा ब्रिटेन भी सुभाष चंद्र बोस को अपराधी मानता था। इस कांग्रेसी सांसद को प्राप्त सूचना और प्रमाण के अनुसार सुभाष बाबू का गोपनीय समाचार मिलते ही जवाहरलाल नेहरू ने चीन की सरकार को यह संदेश भेजा और रपट मांगी
तब तक मंचूरिया के इलाके को सोवियत संघ ने चीन को सौंप दिया था, क्योंकि जापान की हार होते ही मंचूरिया पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया था। इसी दरमियान कम्युनिस्टों ने पूरे चीन पर अपना शासन जमा लिया। माओ जेडोंग की लाल सेना मंचूरिया भी पहुंच गई। फिर वही हुआ, नए प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने सुभाष चंद्र बोस जी को बौद्ध मठ से पकड़ करके सोवियत संघ की स्टालिनवादी सरकार को सौंप दिया। जनसत्ता अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे पत्र का उद्धरण भी मिलता है, जिसमें स्टालिन ने सुभाष चंद्र बोस को रूस चीन सीमा पर शरण दी थी। इस कांग्रेसी सांसद ने कुछ प्रमाण भी पेश किए थे, जिनके अनुसार साइबेरिया के श्रम शिविरों के कुछ कैदियों ने अपनी रिहाई के बाद मॉस्को को यह संकेत दिया कि वहां पर एक भारतीय कैदी भी है। सच चाहे जो भी हो, पर उस पर एक खोजपूर्ण दृष्टि तो डाली ही जानी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों की राजनीतिक स्थिति और संघर्ष के दौरान की घटनाओं का विश्लेषण करें तो पूरा का पूरा दृश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे आजाद भारत के कांग्रेसी नेताओं का सुभाष चंद्र बोस की जीवित वापसी से बड़ा खतरा महसूस करना, यह इस परिवेश में भी समीचीन लगता है कि राज्य सत्ता हासिल करने के लिप्सा में तब के राष्ट्रीय कर्णधारों ने राष्ट्रपिता को ही दरकिनार कर जल्दबाजी में देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था। फिर वे सत्ता में सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के प्रति महात्मा गांधी का नजरिया भी सुधर गया था। पहले वे सुभाष चंद्र बोस जी को चाहते ही नहीं थे, यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित होने के बाद सुभाष बाबू को त्यागपत्र गांधी जी के असहयोग के कारण देना पड़ा था। उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, मगर शीघ्र ही गांधी जी काफ़ी बदले। उन्होंने देखा किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने भारत के बाहर से स्वतंत्रता अभियान को तेज कर दिया है। मौलाना आज़ाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम के 40 और 41 पेज पर लिखा है, मैंने पाया कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत से जर्मनी पलायन का गांधी जी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यूँ तो गांधी जी ने सुभाष बाबू के कदमों का अनुमोदन नहीं किया, मगर मैंने उनके नज़रिए में परिवर्तन पाया। गांधी जी की कई टिप्पणियों और उक्तियों से मुझे लगता है कि वे सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी के प्रशंसक हो गए थे। अर्थात गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे, कुछ इसलिए सुभाष चंद्र बोस से तनिक दूर थे, ने शायद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तभी 6 जुलाई 1944 को अपने आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारित एक भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था ताकि आज़ाद हिंद फौज का सशस्त्र संघर्ष सफल हो। आज भी उसी फौज के पुराने लोग 50 वर्षों बाद उसी अभियान यात्रा को दोबारा रचते रहते हैं। नेहरू काल में नेताजी की मृत्यु की जांच कराई गई थी। उस समिति के सदस्य थे एस.एन. मित्रा और जनरल शहनवाज। उनकी रिपोर्ट संसद में 1956 में पेश की गई, जिसके अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मौत वायुयान दुर्घटना में ही हो गई थी। लेकिन यह बात गौर करने लायक है कि दोनों सदस्य थे कौन। श्री मित्रा ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS रहे थे और जनरल शहनवाज खान नेहरू मंत्रिमंडल में उस समय मंत्री हुआ करते थे। इंदिरा सरकार के समय में नेताजी की मौत की जांच कर रहे खोसला आयोग को सरकार ने एक नोट दिया था, जिसमें 29 फाइलों की सूची थी जो या तो गुम हो गई थी या नष्ट हो गई थी। इन 30 फाइलों की पूरी सूची प्रोफेसर समर गुहा ने अपनी पुस्तक नेताजी डेड और अलाइव के पेज नंबर 212 से 213 पर दी है। इन्हीं में नेताजी के रहस्य की मास्टर फाइल नंबर 12-226-1 PM थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास रहती थी। यदि ये फाइलें नष्ट कर दी गई तो सवाल ये उठता है कि किसके आदेश से इसे नष्ट किया गया। लेकिन हैरत है कि इसका भी कोई रिकॉर्ड आज तक उपलब्ध नहीं है। तो क्या इसी तरह की चलता हुई जांच के आधार पर पूरी बात पर विराम लगा दिया जाना चाहिए? इतिहास में छानबीन और जांच पड़ताल, विश्लेषण और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो फिर क्यों सरकार इन रूसी अभिलेखागारों के दस्तावेज के आधार पर नए सिरे से जांच कराने की बात नहीं करती है? सिर्फ इसलिए कि कहीं यह साबित न हो जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क साधा था, भारत आना चाहते थे, मगर बीच में कम्युनिस्ट चीन के शासकों ने पकड़कर उन्हें सोवियत संघ को सौंप दिया। नेहरू काल में भारत की मित्रता रूस और चीन से जगजाहिर है, पर मोदी काल में तो इसका खुलासा होना ही चाहिए। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के कारणों का आज तक पता चल ही नहीं सका। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हमारी जिम्मेदारी बनती है, देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस गुत्थी को सुलझाएं। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि भारतीयों के मन मस्तिष्क में चलने वाले इस सवाल का अंतिम जवाब दें और यह बताएं कि आखिर सुभाष बाबू के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।